हेलो दोस्तों, पीकेआर टेक क्लासेस में आपका स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी जेई को लेकर जो सिविल इंजीनियरिंग की सर्वे चल रही है उसकी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, इससे पहले अगर दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिए, जहां पर एसआर के सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस के नाम से है और जिससे आप जुड़ जाइए। 10 क्वेश्चंस आपको क्विज के रूप में प्रतिदिन सिविल इंजीनियरिंग के मिलेंगे, तो आप वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं और यहाँ से भी आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो अब जहाँ से हम पढ़ चुके थे कल तक जो टॉपिक लिया था वो हमने ऑफसेट का लिया था, रैंडम लाइन रैंकिंग वाला। तो रैंडम लाइन रैंकिंग के बाद आता है ऑफसेट। ऑफसेट खसके या अंतरलंब। तो खसके या अंतरलंब क्या होते हैं? चेन लाइन के दाएं बाएं स्थित बिंदुओं की आकृति जैसे भवन, सड़क, नाला, कुआं इत्यादि की स्थिति ज्ञात करने के लिए चेन लाइन से उनकी पार्श्व दूरी ली जाती है, उसे ऑफसेट कहते हैं। मान लीजिए ये चेन लाइन है, ए भी ये चेन लाइन है। चेन लाइन के बगल में ये रोड है या कुआं है, मान लीजिए ये बिल्डिंग बनी हो, कोई ए सी बिल्डिंग बनी हुई है, यहाँ पे कोई कुआं है, यहाँ पे कोई नहर जा रही है। तो इनकी पार्श्व दूरी कितनी दूरी पर स्थित हैं, ये कितनी दूरी पर स्थित हैं, इनकी पार्श्व दूरी ली जाती है। तो यानी कि चेन लाइन से उनकी सीधे कितनी दूरी पर वो चीज़ें स्थित हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑफसेट। तो क्लियर हुआ ऑफसेट क्या है? चेन लाइन के दाएं बाएं स्थित विभिन्न आकृतियां जैसे भवन, सड़क, नाला, कुआं इत्यादि की स्थिति को चेन लाइन की उनकी पार्श्व दूरी ली जाती है, जिसे ऑफसेट कहते हैं। ऑफसेट जो होता है, ऑफसेट रॉड से या फीते से दिए जाते हैं। ऑफसेट या ऑफसेट रॉड या फीते से लिए जाते हैं। ऑफसेट दो प्रकार के होते हैं, एक परपेंडिकुलर ऑफसेट होता है, एक ऑब्लिक ऑफसेट होता है। एक परपेंडिकुलर ऑफसेट यानी कि किस चेन लाइन के डायरेक्ट लंबवत, चेन लाइन से लंबवत यानी कि चेन के लंब या समकोण पर खसका डालना, यानी कि जो चेन लाइन है उससे लंबवत 90 डिग्री एंगल पर उससे दूरी ज्ञात करना, 90 डिग्री के एंगल पर किसी भी चीज़ की दूरी ज्ञात करना, तो उसे कहते हैं परपेंडिकुलर ऑफसेट। एक होता है ऑब्लिक ऑफसेट। ऑब्लिक ऑफसेट यानी कि तिरछा खसका 90 डिग्री से अधिक या कम पर जो खसके डाले जाते हैं, यानी कि मान लीजिए कोई चीज़, जैसे ये चेन लाइन है, तो ये यहाँ से मान लीजिए यहाँ से इसकी स्थिति इस तरीके से तिरछे में ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से इसकी स्थिति जो ज्ञात करेंगे ऑब्लिक ऑफसेट कहलाएगी, तिरछा खसका कहलाती है। तो ऑफसेट दो ही प्रकार के होते हैं, एक तो परपेंडिकुलर ऑफसेट होता है, एक ऑब्लिक ऑफसेट होता है। अब आते हैं लंबाई के आधार पर भी दो ऑफसेट होते हैं। लंबाई के आधार भी ऑफसेट दो प्रकार के होते हैं, एक लॉन्ग ऑफसेट होता है, एक शॉर्ट ऑफसेट होता है। लॉन्ग ऑफसेट 15 मीटर से अधिक दूरी पर जो डाले जाते हैं, यानी कि 15 मीटर से अधिक डिस्टेंस जिसकी होती है उसको हम लॉन्ग ऑफसेट कहते हैं। 15 मीटर से जो कम होते हैं उसको हम शॉर्ट ऑफसेट कहते हैं। तो लंबाई के आधार पर भी दो प्रकार क्या हो गया, एक लॉन्ग ऑफसेट, एक शॉर्ट ऑफसेट। चेनेज ऑन स्लोपी ग्राउंड यानी कि ढालू भूमि पर, कैसी तिरछी भूमि है उस पर चेनिंग करना, यानी कि नापना, उसके बीच की दो बिंदुओं के बीच की दूरी को नापना। तो सीधी सीधी बात है, ढालू भूमि को आपको नापना है तो क्या करते हैं, क्षैतिज दूरी के रूप में कन्वर्ट करना होता है। जब कोण 3 डिग्री से, यानी कि जो भी एंगल हो वो 3 डिग्री से अधिक हो तो ढालू सतह की जो दूरी होती है उसे क्षैतिज में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर 3 डिग्री से कम है तो सतह को कैसा माना जाता है, फ्लैट, तो उसे स्लोपी सतह नहीं माना जाता। 3 डिग्री से कम का एंगल है तो उसको स्लोप, 3 डिग्री से मान लीजिए 2 डिग्री है तो उसे आप कैसा मानेंगे, क्षैतिज सतह है। अगर 3 डिग्री से अधिक हो गया तो उसे आपको क्षैतिज दूरी में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि हॉरिजेंटल डिस्टेंस में ज्ञात करना होगा। तो इसको हॉरिजेंटल ढालू बिंदु पर ज्ञात करने की विधि क्या होती है, क्षैतिज दूरी ज्ञात करने की 3 विधि होती है, एक डायरेक्ट स्टेपिंग मेथड, एक एंगुलर मेथड, एक हाइपोटेनियस अलाउंस मेथड। तो 3 मेथड होते हैं, डायरेक्ट स्टेपिंग, एंगुलर और हाइपोटेनियस अलाउंस। तो अब बात करते हैं डायरेक्ट मेथड की। तो डायरेक्ट मेथड क्या होता है, इस विधि में स्टेपिंग, इस विधि को क्या कहते हैं, स्टेपिंग मेथड। डायरेक्ट मेथड को ही क्या कहते हैं, स्टेपिंग मेथड। स्टेप्स का मतलब सीढ़ी की तरह बनेगी। इस विधि में ढालू सतह की छोटी छोटी क्षैतिज सीढ़ियाँ स्टेप्स में बांट दिया जाता है। इस विधि में जो ढालू सतह होती है उसको छोटी छोटी क्षैतिज सीढ़ियों में बांट दिया जाता है। किस तरीके से, इस तरीके से क्षैतिज सीढ़ियों में बांट दिया जाता है। फिर इनकी ए से पी की बीच की दूरी, पी से क्यू की और क्यू से R1 की, बी से B1 की, तो इस तरीके की जो दूरी ज्ञात कर ली जाती हैं, इनसे क्या हो जाता है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस आपको पता चल जाती है कितनी दूरी। अब विधि क्या होती, तो देखिए क्या होता है, एक लीडर होता है, एक फॉलोवर होता है। आपको पता है एक लीडर होता है, एक फॉलोवर होता है। तो फॉलोवर क्या करता है, जीरो, यानी कि उसके पास जीरो का साइन होता है और वो
ए पर खड़ा हो जाता है, फॉलोवर ए पर खड़ा हो जाएगा। अब क्या करेगा, लीडर जो होगा वो नीचे जाएगा और प्लेन पर खड़ा हो जाएगा। जैसे 20 मीटर या 30 मीटर की जो चेन होगी, वो चेन को अपनी आँख के सीध में रखेगा और हॉरिजेंटल डिस्टेंस तय करेगा। खड़ा होगा तो यहाँ से हॉरिजेंटल मान लीजिए 180 मीटर ऊंचाई रखता है, लगभग 180 मीटर रखी जाती, 1.8 मीटर की ऊंचाई पर समथिंग 1.8 मीटर की ऊंचाई रखते हुए आप इस पे डिस्टेंस को वो क्या करता है, फीते को तानता है और वहीं पर साउल से साहुल लटका देता है, यानी कि प्लम बॉब लटका देता है। तो प्लम बॉब से पॉइंट पता चल जाता है और उस पॉइंट पर वो निशान लगा देता है, यानी कि ए से पी के बीच की दूरी वो नाप लेता है। तो काउंट हो गई। इसके बाद क्या, फिर यहाँ पे अब लीडर फॉलोवर आ जाएगा, तो फिर फॉलोवर आ जाएगा, लीडर आगे जाएगा, तो इसी प्रकार फिर साहुल लटकाएगा, तो वो पॉइंट दूरी आप हॉरिजेंटल डिस्टेंस में कन्वर्ट करके ज्ञात करते जाते हैं। तो सीढ़ी विधि असम ढाल के लिए अपनाई जाती है। ये जो विधि है, स्टेपिंग मेथड या डायरेक्ट मेथड, किसके लिए अपनाया जाता है, जब ढाल असम हो, यानी कि यूनिफॉर्म नहीं, असम नॉन यूनिफॉर्म ढाल हो, तब उसके लिए उपयुक्त रहती है। स्टेपिंग जो हाइट होती है 1.8 मीटर, ये कितनी हाइट होती है, 1.8 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितने से अधिक नहीं होने चाहिए, 1.8 मीटर से अधिक नहीं होने चाहिए। इस विधि में डाउन स्लोप पर कार्य करना सरल पड़ता है। इस विधि में मेथड में किस पर कार्य करना चाहिए, डाउन स्लोप पर कार्य करना चाहिए। अगर अप स्लोप पर कार्य कर रहे हैं तो टेप का प्रयोग करना चाहिए, चेन से नहीं। डाउन स्लोप पर कार्य करना सरल पड़ता है, डाउन स्लोप पर कार्य करना सरल पड़ता है। अगर अप स्लोप पे कर रहे हैं तो आप वहाँ पर टेप से करेंगे, एक चीज़ याद रखेंगे। तो डायरेक्ट मेथड को हम क्या कहते हैं, स्टेपिंग मेथड भी कहते हैं। कहाँ की तरफ काम करना होता है, डाउन स्लोप पर कार्य करना अच्छा रहता है, ईजी पड़ता है, ईजिली हो जाता है। अब आता है एंगुलर मेथड। तो अब एंगुलर मेथड की हम बात करें तो एंगुलर मेथड क्या होता है, अब कोण के माप के थ्रू, यानी कि इस विधि में भूमि की ढाल की सतह की दूरी, यानी कि भूमि के ढाल की जो सतह है उसकी दूरी ज्ञात कर लेते हैं, यानी कि ढालू भूमि की दूरी, और ढाल का कोण ज्ञात कर लेते हैं। तो एंगुलर मेथड में क्या करते हैं, हम ढाली भूमि की, यानी कि जो ढालू भूमि है उसकी दूरी ज्ञात कर लेते हैं और एंगल ज्ञात कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, दोनों चीज़ें जब हो जाती हैं तो उसके बाद ज्यामिति नियम लगा के क्षैतिज दूरी ज्ञात कर ली जाती है। ज्यामिति के नियम से लगा करके क्षैतिज दूरी ज्ञात कर ली जाती है। यह विधि समान ढाल वाली भूमि के लिए उपयुक्त रहती है। एंगुलर मेथड किसके लिए उपयुक्त रहता है, समान ढाल भूमि के लिए। एवनी लेवल थियोडोलाइट और क्लाइनोमीटर से ज्ञात कर सकते हैं। तो क्लाइनोमीटर की बात करते हैं, मेन इंपॉर्टेंट क्लाइनोमीटर से ही ज़्यादातर ज्ञात की जाती है। थियोडोलाइट से भी ज्ञात कर सकते हैं ढाल, एल्बेनो लेवल से भी कर सकते हैं। तो क्लाइनोमीटर में 3 घटक होते हैं, लाइन ऑफ साइट होती है, एक ग्रेजुएटेड आर्क होती है, एक प्लम बॉब होती है। तो अब उस चीज़ के लिए ढाल की बात करते थे, फाई एंगल बना था, हमने कॉस ले लिया। तो कॉस फाई बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण, एल बराबर एल अपॉन डी। कॉस फाई बराबर एल अपॉन डी। कॉस फाई बराबर क्या होगा, एल अपॉन डी। कॉस फाई बराबर क्या होगा, एल अपॉन डी। तो एल बराबर कॉस फाई, एल बराबर डी कॉस फाई। अभी आती है क्लाइनोमीटर। तो क्लाइनोमीटर में देखते हैं, क्लाइनोमीटर में 3 चीज़ होती थी, एक तो लाइन ऑफ साइट दोस्तों, तो इसमें 3 चीज़ें होती थी, एक लाइन ऑफ साइट। तो आप देख सकते हैं ए बी जिस ढाल पर है उसी पर लाइन ऑफ साइट, मान लीजिए ए बी ढाल पर लाइन ऑफ साइट हो गई है, तो इससे अब ग्रेजुएटेड आर्क किए हो गए। दूसरी चीज़, तीसरी है प्लम बॉब। तो जो एंगल प्लम बॉब और राइट ऑफ 90 के बीच बनेगा वही एंगल ए से बी के बीच बनेगा। तो आपको याद रखना है। तो इस तरीके से 3 चीज़ें होती हैं, क्लाइनोमीटर से एंगल मेजर कर लिए जाते हैं। अगली विधि है आपकी हाइपोटेनियस अलाउंस मेथड। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। हाइपोटेनियस अलाउंस मेथड क्या होता है, कर्ण बढ़ती विधि। क्या था, मान लीजिए हॉरिजेंटल पर कोई चीज़ 1 चेन यहाँ पर, एक 1 चेन लेंथ यानी कि 20 मीटर या 30 मीटर दूरी ऐसी है, तो उसे हम ढालू में कन्वर्ट करेंगे। तो मान लीजिए वो डिस्टेंस यहाँ आ रही होगी, कहाँ पे आ रही है, मान लीजिए ये, इसको चाप लगा दीजिए, ये हो गई आपकी 1 चेन। तो अब क्या करेंगे, नापना तो हमें, और ये तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा यहाँ पे लंब डाल दिया, तो ये 90 पर। तो इतनी जो एक्स्ट्रा बढ़ गई, ये जो डिस्टेंस बी डैश जो बढ़ गई, उसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस अलाउंस। यानी कि चेन लेंथ से जो एक्स्ट्रा बड़ी दूरी है उसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस अलाउंस, यानी कि कर्ण बढ़ती विधि, जिसको हम बी डैश को क्या कहते हैं, कर्ण बढ़ती विधि। अब क्या किया, माना कि ए बी के मध्य नापी गई ढालू दूरी, यानी कि माना ए बी के मध्य जो नापी गई ए और बी,
ए बी के मध्य नापी गई ढालू दूरी क्षैतिज समतल की चेन लेंथ 20-30 मीटर के इक्वल है। माना कि ये दूरी ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, तो ज़मीन पर ढालू होने के कारण बी बी डैश दूरी अधिक नाप ली। कितनी नाप ली? ढालू होने के कारण बी बी डैश नाप ली, तो उसे घटा देते हैं, तो जिससे हमें शुद्ध क्षैतिज नाप प्राप्त हो जाता है। अब ट्राइंगल ए बी सी की बात करते हैं। ट्राइंगल ए बी सी की बात करते हैं। हमने क्या लगाया? सेक फाई बराबर क्या होगा? कर्ण बटे आधार। तो कर्ण क्या है? ए बी होगा और आधार क्या है? ए सी। तो सेक फाई बराबर ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी बराबर क्या हो गया? ए सी अपॉन सेक फाई। और ए बी बराबर क्या हो रहा था वहाँ पे? ए बी बराबर था ए बी डैश और प्लस बी बी, बी बी डैश, ए बी डैश और बी बी डैश। तो ए बी बराबर हो गया। अब हमने क्या रख दिया? ए बी के बराबर। तो अब आप देख सकते हैं कि आप ए बी डैश बी बी डैश बराबर ए सी फाई। तो ए सी जो है वो किसके बराबर है? ए बी डैश के, यानी कि 1 चेन लेंथ। तो ए सी रख सकते हैं हम ए बी डैश की जगह ए सी को उठा के इस तरफ लेके आते हैं। तो बी बी डैश जो हाइपोटेनियस अलाउंस है, जो कर्ण बढ़ती विधि है, वो क्या हो गई? ए सी सेक फाई माइनस ए सी क्या होगी? बी बी डैश बराबर ए सी सेक फाई माइनस ए सी। तो बी बी डैश बराबर क्या हो गया? ए सी अपॉन सेक फाई माइनस बी। 20 मीटर या 30 मीटर चेन है, तो ए सी की जगह हम 20 मीटर रख सकते हैं, सेक फाई माइनस 1 रख सकते हैं 30 मीटर। और लिंक की बात करेंगे, अगर 100 लिंक्स हैं तो 100 रख सकते हैं, तो जो भी आंसर आएगा, यानी कि 100 सेक फाई माइनस 1 इंटू जो भी आंसर आएगा वो आपका किस में आ जाएगा? लिंक्स में। तो हाइपोटेनियस अलाउंस में आपको ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है, तो केवल एक पॉइंट याद रख लेना कि बी बी डैश बराबर जो होता है वो ए सी इंटू सेक फाई माइनस 1 होता है। तो आप याद रखेंगे, और ज़्यादातर 1 माइनस कॉस थीटा भी मिल जाता है आपको ऑप्शन, 1 माइनस कॉस थीटा भी हो जाता है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है, केवल इसमें इतना ही याद रखना है डायरेक्ट। अब आता है आपका ऑब्स्टैकल इन चेनिंग, यानी कि जरीब नापन में बाधाएं। ऑब्स्टैकल्स जो यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन आ जाते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि ऑब्स्टैकल्स जो होते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती हैं, बाधाएं आ जाती, बीच में कुछ ऐसी चीज़ आती है जिसके कारण आप जरीब नापन नहीं कर पाते हैं। तो बाधाएं क्या होती? क्षेत्र में जरीब रेखा में कई बार अनेक बाधाएं आ जाती। क्षेत्र में जब भी जरीब रेखा पर कार्य करते तो कई बार अनेक बाधाएं आ जाती, जिसके कारण नाप काटने में दिक्कत आ जाती है। ये बाधाएं मोटे तौर पर ऊंचा टीला, नदी नाला या खाई, तालाब या झील या दलदली भूमि आदि आने के कारण आती हैं। तो बाधाएं कितने प्रकार की होती हैं? ऑब्स्ट्रक्शन 3 प्रकार का होता है। बाधाएं कितनी होती हैं? 3 प्रकार की। विजन ऑब्स्ट्रक्शन, एक चेनिंग ऑब्स्ट्रक्शन, विजन और चेनिंग बोथ ऑब्स्ट्रक्शन। यानी कि जब विजन ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि आपको देखने में प्रॉब्लम हो, यानी कि आरेखन में बाधा आती है। विजन ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि आरेखन में बाधा आती है, जैसे कि पहाड़ी आ गई, जैसे कि एग्जाम्पल फॉर हिल। तो आरेखन में जो देखने में विजुअल प्रॉब्लम होगी, विजन ऑब्स्ट्रक्शन होगा, वो किस में आएगा? हिल में। विजन ऑब्स्ट्रक्शन आएगा तो वो केवल किस में आएगा? हिल में। चेनिंग ऑब्स्ट्रक्शन किस में आएगा? जरीब नापन में बाधा। अब चेनिंग यानी कि जैसे विजुअल तो हो, जैसे नदी, तो चेनिंग करने में प्रॉब्लम होगी बट विजुअल होती है। तो लेक भी है, पॉन्ड भी है, रिवर भी है। तो आपको याद रखना है कि चेनिंग जो ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं वो लेक, पॉन्ड, रिवर, एग्जाम्पल याद रखना है। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बनता है वो यहीं से बनेगा। तो विजन ऑब्स्ट्रक्शन में जो आता है, देखने में अगर यानी कि देखने में बाधा, देख नहीं सकते जबकि नापन कर सकते हैं, नाप सकते हैं आप, तो हिल है। और चेनिंग ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि आपको चेनिंग में प्रॉब्लम होगी, लेक और पॉन्ड तो रिवर है। और विजन ऑब्स्ट्रक्शन और चेनिंग बोथ, यानी कि दोनों में प्रॉब्लम होगी, ना तो आप चेनिंग कर सकते हैं ना ही आप देख सकते हैं, तो आपके दोनों इसमें बाधाएं आएंगी। बिल्डिंग है या कोई हाई बॉल आ जाए तो इस प्रकार की बाधाएं आती हैं। तो इससे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो यहीं से बनेंगे, विजन ऑब्स्ट्रक्शन, चेनिंग ऑब्स्ट्रक्शन और विजन एंड चेनिंग बोथ ऑब्स्ट्रक्शन के कारण। यानी कि जो बाधाएं होती हैं वो विजन में आती है तो वो हिल में आती है, चेनिंग ऑब्स्ट्रक्शन में जो आती है वो लेक, पॉन्ड, रिवर में आती है, और विजन चेनिंग बोथ ऑब्स्ट्रक्शन में आती है तो आरेखन तथा जरीब नापन की बाधाएं बिल्डिंग और हाई वॉल के कारण आती है। अब एरर इन चेन, जरीब के नापन में त्रुटियां 2 प्रकार की होती हैं। एरर हम पढ़ ही चुके हैं, क्यूमुलेटिव एरर होता है, एक कंपनसेटिंग एरर होता है। क्यूमुलेटिव एरर क्या होता है? वह एरर जो एक ही दिशा में घटती है, यानी कि क्यूमुलेटिव एरर यह त्रुटि केवल एक ही दिशा में घटती है जब चेन। अब कुछ एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं जो कि क्यूमुलेटिव एरर के ही उदाहरण होंगे। जब चेन या टेप की स्टैंडर्ड लेंथ से छोटा या बड़ा हो जाए।
कभी भी चेन और टेप है, कभी भी चेन और टेप है, कोई भी चेन या टेप है, उसकी स्टैंडर्ड जो लेंथ है 20 या 30 मीटर, उससे छोटा हो जाए या बड़ा, यानी कि चाहे वो कभी छोटा हो जाए या बड़ा, तो वो क्यूमुलेटिव एरर में आएगा। किस एरर में आएगा? क्यूमुलेटिव एरर में आएगा। तो आपको याद रखना है, चेन और टेप जो है उसकी स्टैंडर्ड लेंथ में छोटा हो जाए या बड़ा, तो वो किस प्रकार की एरर होगी? क्यूमुलेटिव एरर होगी। जरी रेखा सीध से बाहर हो जाए, यानी कि स्ट्रेट लाइन थी, ए भी एक चेन लाइन है, स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट ना होके थोड़ा सा तिरछी हो जाए, यानी कि सीध से आउट हो जाए, अपनी जो स्ट्रेट लाइन है उससे बाहर हो जाए, तो उससे बाहर हो जाने के कारण भी कौन सी एरर होगी? क्यूमुलेटिव एरर होगी। चेन टेप में पूर्णतः ना फैलाना या ऐंठन रह जाना, चेन और टेप को पूर्णतः नहीं खींचना, चेन और टेप को पूर्णतः नहीं खींचना, या बीच में उसमें ऐंठन रह जाए या कोई चीज़ लिंक्स वगैरह फंस जाए बीच में, तो जो प्रकार की एरर होगी उसे कहते हैं क्यूमुलेटिव एरर। ठीक। चेन और टेप में झोल आ जाए, यानी कि चेन या टेप को ढीला इस तरीके से रखते हैं, चेन या टेप को पूरी तरीके से नहीं ताना, यानी कि झोल आ जाए, तो भी कौन सा? क्यूमुलेटिव एरर। तापमान में अत्यधिक परिवर्तन से चेन का बढ़ना या घटना हो जाए, तापमान में अत्यधिक परिवर्तन के कारण चेन का बढ़ना घटना हो जाए, तो भी उसे क्यूमुलेटिव एरर में ही काउंट करेंगे। क्यूमुलेटिव एरर, तो क्यूमुलेटिव एरर में कौन कौन सी आती है? तो ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। चेन टेप की स्टैंडर्ड लेंथ में छोटा हो जाए या बड़ा, तो आती है एक जरीब रेखा के सीध से बाहर निकल जाए, चेन टेप पूर्णतः बाहर न फैल जाए, ऐंठन हो जाए, चेन टेप में झोल आ जाए, या तापमान में अत्यधिक परिवर्तन के कारण चेन का बढ़ना या घटना हो जाए। कंपनसेटिंग एरर, यह त्रुटियां दोनों दिशाओं में घटती हैं। कंपनसेटिंग एरर क्या होती है? कंपनसेटिंग एरर, यह त्रुटियां दोनों दिशाओं में घटती हैं। चेन को खींचने पर असम बल लगाना भी कंपनसेटिंग है, चेन लेंथ में गलत निशान लगाना भी कंपनसेटिंग है। जैसे कि मान लीजिए चेन लेंथ के गलत निशान लगाना, 1.1 है और 1.2 आप लगा रहे हैं, तो ये आपकी मिस्टेक्स है, यानी कि ये आपकी किस में आएगी? कंपनसेटिंग एरर में आएगी। चेन खींचने में असम बल लगाना और गलत निशान लगाना, यानी कि ये कंपनसेटिंग एरर होते हैं। तो आपको क्यूमुलेटिव एरर और कंपनसेटिंग एरर देखना है। अब एरर और करेक्शंस की बात करेंगे, एरर और करेक्शन की बात करेंगे, एरर और करेक्शन। तो एरर और करेक्शन की बात करेंगे, तो जो एरर होता है तो वो क्या होता है? एरर का मतलब होता है मेजरमेंट वैल्यू में से ट्रू वैल्यू घटा दीजिए तो एरर पता चल जाएगा। एरर क्या होता है? मेजरमेंट वैल्यू में से ट्रू वैल्यू घटा दीजिए, मेजरमेंट वैल्यू में से ट्रू वैल्यू घटा दीजिए। और जो करेक्शन होता है वो एरर का ऋणात्मक होता है, करेक्शन जो होता है वो एरर का हमेशा निगेटिव होता है। तो एरर बराबर क्या आ जाएगा? एरर बराबर टीवी, तो टीवी माइनस एम भी ये किसके बराबर आ जाएगा? करेक्शन के बराबर आ जाएगा। तो करेक्शन बराबर क्या आ जाएगा? टीवी माइनस एम भी आ जाएगा। सॉरी, एरर लिखा है करेक्शन तो टीवी माइनस एम भी आ जाएगा। अब बात आती करेक्शन की। करेक्शन क्या होता है? करेक्शन कुछ होते हैं, जैसे चेन और टेप में आएंगे। तो चेन में और टेप में कौन कौन से करेक्शन होते हैं वो देख लेते हैं एक बार। चेन में जो होता है वो करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है चेन और टेप दोनों में स्टैंडर्डाइजेशन करेक्शन तो एक ही में पढ़ेंगे। चेन और टेप क्या होता है? 20 मीटर या 30 मीटर का लेते हैं, तो इनकी जो लेंथ है वो उसमें परिवर्तन होना, यानी कि 20 मीटर का स्टैंडर्ड है और उसकी हो सकता है 19.9 हो या फिर 20.2 हो या 20.10 हो या 21 मीटर का। तो वो इस तरीके से जो स्टैंडर्डाइजेशन में मतलब उसकी जो दूरी होती है उसमें कोई परिवर्तन होता तो करेक्शन फॉर स्लोप, स्लोप के कारण करेक्शन क्या आता है? करेक्शन फॉर पुल और टेंशन, करेक्शन फॉर सैग, करेक्शन फॉर टेम्परेचर, करेक्शन ऑफ MSL, करेक्शन ऑफ मिस अलाइन। तो इसको हम करेक्शंस को कल पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइए, जहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन सिविल के क्विज के रूप में मिलेंगे। SRK सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस के नाम से है, SRK सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस के नाम से है, वहाँ पे आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज़रूर जुड़ जाइए। थैंक यू दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को।